हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 14 जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ टैक्स लॉ। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे रिगार्डिंग चैप्टर और आपको आसानी हो हर एक चैप्टर हर एक मॉड्यूल का पढ़ने में। नाउ स्टार्ट करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहला पॉइंट हमारा जो है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आखिर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, आखिर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। इन तीनों वर्ड को अलग करते हैं। पहले बात करेंगे हम इनपुट की, अब इनपुट की बात करूंगा तो जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करी जाती है तो उसमें जो यूज होता है, रॉ मटेरियल यूज होता है, सर्विस यूज होती है या फिर कोई भी कैपिटल यूज होता है, उसे हम इनपुट कहते हैं। तो जो यूज करी जा रही है कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी कैपिटल गुड्स, कोई भी गुड्स आउटपुट मैन्युफैक्चर फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। तो जब हम कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदा हमने, कोई भी सर्विस ली, तो जब हम उन सब पे टैक्स पे करते हैं, तो उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। हम उन पे टैक्स पे करते हैं तो उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। तीसरा वर्ड जो है वो हमारा क्रेडिट। क्रेडिट का साफ मतलब है हमें कोई चीज वापस लेना, हमारा कोई चीज भी लेना, एक तरफ से लेना, क्रेडिट कहलाता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब इनपुट पे जो टैक्स लगा उसको हमें लेना। अब एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। जैसे ए और बी, दो पर्सन है। क्या है? दो पर्सन है। ए क्या करता है? वो शर्ट बनाता है। जो शर्ट की वैल्यू है वो मान लिया जाए कि जो शर्ट की वैल्यू है वो क्या है? 150 है। और बी जो है वो क्या करते हैं? कॉटन बेचते हैं। क्या करते हैं? कॉटन बेचते हैं। तो उन्होंने कॉटन बेचा ए को, और जो कॉटन की वैल्यू थी मान ली जाए कि वो 50 रुपए थी, इंक्लूडिंग टैक्स। ये मान ले रहे हम इंक्लूडिंग टैक्स। तो क्या करा? बी ने कॉटन बेचा ए को कि ए मैन्युफैक्चर करेंगे कॉटन शर्ट। तो जब बी ने क्या करा कि ए को जब कॉटन बेचा, तो ये क्या हुआ? हमारा इनपुट हुआ। तो ये क्या करे कि जब कॉटन बेचा, तो वो सिंपल सी बात है, जब कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई होता है तो उस पर क्या लगता है? टैक्स, जीएसटी लगती है। तो वही जब बी को जब कॉटन बेचा गया तो एक क्या करेंगे? बी को क्या देंगे? उस कॉटन के ऊपर जीएसटी देंगे। और बी क्या करेंगे? जो कॉटन के ऊपर, इसका मतलब 50 रुपए मान लिया जाए, जो 10 रुपए उन्होंने जीएसटी ली, ऐसे जीएसटी ली, वो क्या करी? इन्होंने गवर्नमेंट को दे दी। क्या करी? गवर्नमेंट को दे दी। तो ए का काम तो कंप्लीट हो गया, अब बारी ए की। अब बी का काम कंप्लीट हो गया, बारी ए की। तो ये क्या करे? उन कॉटन का यूज करके उन्होंने शर्ट नहीं, और शर्ट क्या करी? आगे बेच दी। इसका मतलब रिटेलर या फिर फाइनल कंज्यूमर को उन्होंने बेच दी। जब वो फाइनल कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सप्लाई। इसका मतलब वहां पर भी जीएसटी लगे। तो जब वो फाइनल कंज्यूमर को दे रहे हैं शर्ट, तो उन्होंने वो 150 रुपए की बेची, और 150 रुपए में उन्होंने पहले से ही 150 रुपए में उन्होंने 15 रुपए क्या लगाई? जीएसटी लगाई। क्या लगाई? जीएसटी लगाई। उन्होंने जो रिटेलर है, इसका मतलब फाइनल कंज्यूमर है, रिटेलर है, उन्होंने क्या करा? ए को जीएसटी दी। तो ए का क्या काम है? ए की दायित्व है, ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करेगा? ये जो जीएसटी है ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। मगर क्या 15 रुपए पूरा पे करा? नहीं, इसमें से जो पहले से उसने 10 रुपए जीएसटी दे दी है, जो 10 रुपए जीएसटी दे दिए, उसका वो पहले से फिर क्रेडिट लेगा। इसका मतलब 15 में से 10 वो माइनस करके 5 रुपए जो बचता है, 5 रुपए जो बचता है वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। क्योंकि वो 10 रुपए तो पहले ही दे चुका है, तो फिर क्यों दे? कैस्केडिंग हो जाएगा, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। इसलिए वो क्या करेगा? जो 15 रुपए उसमें से 10 रुपए माइनस करेगा, 10 रुपए माइनस करेगा, जो 5 रुपए बचता है वो गवर्नमेंट को
टैक्स देगा एज अ जीएसटी, क्योंकि वो 10 रुपए पहले बी को दे चुका है और बी ने क्या कर रखे हैं, वो पहले गवर्नमेंट को दे चुके हैं। तो इसका मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना, तो उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट है उसके ऊपर जो टैक्स दिए हैं, तो जो हम फाइनल टैक्स देंगे, जो फाइनल टैक्स एक मैन्युफैक्चरर या फिर मैन्युफैक्चरर जो है एक फाइनल टैक्स जब देगा गवर्नमेंट को, तो उसमें से जो इनपुट पे उसने टैक्स दिया है वो माइनस करके जो बचता है उस वो टैक्स वो गवर्नमेंट को देगा, तो इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब चलते हैं आखिर इनपुट टैक्स की डेफिनेशन क्या है और कौन सा सेक्शन इससे पढ़ते हैं। बात करते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट 2017 में। किसमें पढ़ेंगे? सीजीएसटी एक्ट 2017 में। नाउ टैक्स पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स एंड सर्विस आर कॉल्ड इनपुट टैक्स। सिंपल बताया इन्होंने कि जो भी इनवर्ट सप्लाई करते हैं, जैसे हम कोई भी इनपुट्स खरीदते हैं जैसे रॉ मटेरियल, कोई भी कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, और कोई भी सर्विस जैसे कोई भी कंपनी सेक्रेटरी की हम सर्विस ले रहे हैं, सीए की सर्विस, इंजीनियर की सर्विस ले रहे हैं, इन सब की सर्विस जो ले रहे हैं हम, उन पे करते हैं हम टैक्स। जो इन सब पे टैक्स पे करते हैं इनपुट्स पे, ये सारे क्या हो गए इनपुट्स में जो आउटपुट हमारे बनाने में मदद करेंगी, इन सब पे जो पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स कहते हैं। नाउ दिस मे बी इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी हो सकता है, वो सीजीएसटी हो सकता है, स्टेट जीएसटी हो सकता है, और यूनियन टेरिटरी जीएसटी हो सकता है। नाउ टैक्स पेड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आल्सो कॉल्ड आल्सो इनपुट टैक्स। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी जब हम टैक्स पे करते हैं, उसे भी हम इनपुट टैक्स कहेंगे। ना अब हमने बात कर दी, हम यहां तक बात कर चुके हैं कि इनपुट टैक्स होता क्या है। अब बात करते हैं क्रेडिट की। नाउ क्रेडिट ऑफ द अबव टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब हम ये जो अबव टैक्स पे करते हैं, मतलब इनपुट टैक्स पे करते हैं, इसके ऊपर जब हम क्रेडिट लेते हैं, इसका मतलब जब हम सामान बेचे, आउटपुट बेचने के बाद आउटपुट सप्लायर से जो रिसिपेंट है उससे हम टैक्स लेते हैं, जब हम टैक्स लेते हैं तो उसको भी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, और जब हम गवर्नमेंट को पे करने के टाइम उसमें से अपना क्रेडिट घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। दैट इज द टैक्स पेड ऑन इनपुट आर अवेलेबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्स पेयर ऑन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। सिंपल। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट के डेफिनेशन जो हमारी टैक्स लॉ में दे रखे। नाउ अब बात करते हैं डेफिनेशन की। इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 62 इनपुट टैक्स इन हम थे सेक्शन 262 जो था सेक्शन 2 क्लॉज 62 इनपुट टैक्स के बारे में बताता है। हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट 2017। नाउ इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन, हरदम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन ही अवेल कर सकता है। इसका मतलब क्रेडिट जो ले सकता है वो केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही ले सकता है। मींस द सेंट्रल टैक्स दे रहा हो या फिर स्टेट टैक्स दे रहा हो, इंटीग्रेटेड टैक्स दे रहा हो, या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज only on any supply of good or service or both made to him and include। अब कोई भी टैक्स दे रहा जो सप्लाई गुड्स करी जा रही है, कोई भी सर्विस करी जा रही है, या फिर दोनों करी जा रही है, उसको दी जा रही है, उस पर वो टैक्स पे कर रहा है, वो इनपुट टैक्स कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 62। अब इंक्लूड और इंक्लूड्स करा गया है, इसका मतलब जो डेफिनेशन है वो इंक्लूजन है। इसका मतलब और भी डेफिनेशन इंक्लूड हो सकती है, और भी चीजें इंक्लूड हो सकती है इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में। नाउ इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स चार्ज और इंपोर्ट्स ऑफ गुड, कोई भी इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं गुड्स पे, उस पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी इनपुट टैक्स कहलाएगा। नाउ टैक्स पेयर अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 and 4 and section 9, जो भी हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है जो सेक्शन 9 में, जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 and 4 में है, उस पे भी जो हम टैक्स पे करें वो भी इनपुट टैक्स कहलाएगा। टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3, 4, 5 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी जब हम पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 5 दिया होगा, उसमें जब भी हम सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 और 4 पढ़ेंगे, उस पे भी जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो भी इनपुट टैक्स कहलाएगा।
tax payable under the provision of section 3(4) under the respective state good and service tax। और ये हम पढ़े तो जो सेक्शन ये CGST का है, ये IGST का है, ये स्टेट का है। इसका मतलब सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और 4 पे जब भी हम टैक्स पे कर रहे हैं इनपुट टैक्स वो भी इंक्लूड होगा ऑफ द स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स का। एंड payable under the provision of section 3(4) of section 7 of union territory good and service tax, ये भी हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी। जब हम सेक्शन 10 पढ़ रहे थे ऑफ CGST एक्ट उसमें साफ लिखा हुआ था कि कोई भी जो अवेल कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो हमारे कंपोजिशन लेवी में नहीं आएगा, वो हमारे कंपोजिशन लेवी में नहीं आएगा, या फिर उसके पास अधिकार नहीं है कि वो कंपोजिशन लेवी चुन सके। तो यही बताया हुआ है कि जो भी कंपोजिशन लेवी वाला पर्सन होगा वो इनपुट टैक्स नहीं, वो टैक्स इंक्लूड नहीं होगा इनपुट टैक्स में, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 62। नाउ बात करते क्रेडिट की। सिंपल से इन्होंने बताया है कि इनपुट टैक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 63 इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। जितना भी हम इनपुट टैक्स पे करे हैं उसका क्रेडिट लेना हमारा क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 63। नाउ इनपुट टैक्स इज कंसिडर एज अ कॉर्नस्टोन ऑफ द CGST। अब इन्होंने बोला है कि जो इनपुट टैक्स है वो हमारे एक सबसे मूल अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है एक GST का, क्योंकि जब हमारा इनपुट टैक्स आया तो जैसे वेट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर से सेंट्रल सेल टैक्स, ये सारी जब कैस्केडिंग मतलब टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता था उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से हमने ये कैस्केडिंग वाला सिस्टम हमारा हट गया। इसका मतलब हम जब भी सेल करते हैं तो हमारे जो वैल्यू एडिशन जितना वैल्यू है उसके एडिशन एक्स्ट्रा जो है उस पे टैक्स लगता है, ना कि पूरे के पूरे वैल्यू पे हमारा टैक्स लगता है। तो इसके वजह से ये माना गया कि कॉर्नस्टोन ऑफ द GST है। It a prevailing tax regime there was a non-availability of the credit at a various point in the supply chain leading to a cascading effect of tax, that is a tax on tax and therefore increasing the good and service cost of the good and service। हम जब केस हमारा जो केस केडिंग है उसकी वजह से क्या होता था कि गुड एंड सर्विस की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाते थे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आने की वजह से जो कैश के ऊपर टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था उसकी कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विस बढ़ती जाए, वो सबसे ज्यादा उसको प्रभाव किया। इसका मतलब ये सारी चीजें हटा दी कि टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, जिसके वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसका मतलब जो गुड एंड सर्विस की कॉस्ट है वो ना बढ़े। सो नाउ तो हम इसमें पढ़ेंगे, जो यहाँ पे पढ़ेंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जॉब वर्क कौन होते हैं, एलिजिबिलिटी इन कंडीशन ऑफ ITC, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर द टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर जो इनपुट टैक्स पे कर रहा है तो उसको क्रेडिट लेने का अधिकार किन किन के पास अधिकार है, या फिर कौन कौन एलिजिबल है फॉर द टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। So according to section 16, every registered person shall, subject to such condition and instruction as may be prescribed and in the manner as specified section 14(9), and be entitled to take credit of input tax charge on any supply of good or service or both to him or which are used or intend to be used in the course of furtherance of his business, and the said head amount shall be credited to electronic credit ledger of such person। इन्होंने सिंपल बोला है कि जो एलिजिबिलिटी है सबसे पहले यही होगा कि एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए GST एक्ट के अंदर, GST एक्ट के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, और वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कंपोजिशन लेवी वाला पर्सन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन के पास अधिकार है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी, मतलब जितना उनको टैक्स इनपुट टैक्स पे करेंगे उन्हें जो क्रेडिट लेना है वो क्रेडिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जिसका हम आगे चल के यूज कर सकते हैं किसी भी टैक्स पे करने में। सिंपल। नाउ सेकंड पॉइंट ये दे रखा है इन्होंने, notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to credit of any input tax in respect of any supply of good or service or both to him unless। अब इन्होंने बोला है कि कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो
इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले सकता है उसकी भी बता रहा हूँ। अनलेस यहाँ पर दिया हुआ है he is a position of the tax invoice or debit note issued by the supplier registered person registered under this act or such a other tax paying document as may be prescribed। अब इन्होंने बोला है कि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है क्यों ना वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, जबकि उसके पास पोजीशन हो, कोई भी टैक्स इनवॉइस की डेबिट नोट हो इशू हो कोई सप्लायर द्वारा वो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। दूसरा, आईटीसी कैन बी अवेल ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है। इनवॉइस इशू हुआ है बाय द सप्लायर तब ले सकते हैं। इनवॉइस इशू बाय द रिसिपेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जब रिसिपेंट इशू करता है इनवॉइस उसमें भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। डेबिट नोट इशू करा गया बाय द सप्लायर, बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब अंडर कस्टम एक्ट 1962 हम जब 17 पढ़ेंगे इसका मतलब हम जब पोर्ट जो हमारा समुद्र से कोई भी सामान ले जाते हैं लाते हैं तो बिल ऑफ एंट्री इशू करी जाती है तो उसके द्वारा भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। रिवाइज इनवॉइस जब हमें कोई भी इनवॉइस इशू करते हैं तो हम कोई भी गलत जब अमाउंट कर देते हैं तो हम दोबारा इशू इनवॉइस करते हैं तब हम रिवाइज इनवॉइस वो इशू करी जाती है तो उस पे भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट इशू बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसके द्वारा भी हम एक इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। नाउ document basis which ITC is being taken should contain at least following detail। अब जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट इसका मतलब डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज इनवॉइस, डॉक्यूमेंट इशू और इशू टू द रिसिपेंट, इनवॉइस इशू बाय द सप्लायर, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट है उनमें ये सारी चीजें जो दे रखी है जरूर होना चाहिए तभी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला, अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज हुआ टैक्स ये ले। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, कौन सा गुड्स कौन सर्विस इनके सबके डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विस, जितना भी हम गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई कर रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी ये लिखी होनी चाहिए। जीएसटी नंबर होने चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। अब जब दो शहरों के बीच हम जब सप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों शहरों का नाम होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए जिस डॉक्यूमेंट से हम आईटीसी अवेल करेंगे। नाउ आगे चलते हैं। Now, document basis which the ITC is being taken should have all relevant particular as prescribed Rule 46 of CGST rule। अब ये CGST rule 2017 है, ये सारी चीजें हम जब ITC कोई अवेल करेंगे जो डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट इशू करा गया है ITC अवेल करने के लिए, तो जब हमने पढ़ा कि ये सारी चीजें भी होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू रूल 46 ये सारी चीजें भी होनी चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट जिसे हम आईटीसी अवेल कर रहे हैं। इन्होंने बोला डॉक्यूमेंट बेसिस आईटीसी इज बीइंग टेकन शुड हैव बी रिलेवेंट पर्टिकुलर एज प्रिस्क्राइब इन द 46 ऑफ सीजीएसटी रूल। नाउ बी ही हैज रिसीव्ड द गुड और सर्विस और बोथ। अब यहाँ पे जो हमने ए पढ़ा, ये सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में ये था कि इन सब के डॉक्यूमेंट होने के बाद भी हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। अब बी जो दूसरा बोल रहा है कि वो तो करेंगे, उसके साथ उन्होंने कोई रिसीव कर रहा हो गुड्स भी और सर्विस भी। To be eligible for the ITC, he must in possession of tax invoice or debit note by the supplier registered under this act or such other tax paying document and receive the good on service or the both। Simple। Now बात करते हैं सी की। सी क्या बोला इन्होंने कि सबसेक्शन 2 क्लॉज सी बोलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 और 43A द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट either in the case or through the utilization of input tax credit admissible in the respect of said of supply। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 और 43A जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, अब हम किसी पर्सन से मान ले जाए बी है, ये ने क्या करा कि गुड सप्लाई करे, बी को गुड सप्लाई करे, तो बी क्या करेंगे जीएसटी पे करेंगे सप्लायर को। तो सप्लायर क्या करता है गवर्नमेंट को पे करता है टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है।
तो जब ए ने गवर्नमेंट को टैक्स पे करा तो ये जरूर होना चाहिए, ये जरूर, इसका मतलब एक ए जो है वो टैक्स पे करना होना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे यही लिखा है कि द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, एक्चुअली में पेड होना चाहिए गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 और 41, एंड ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर द सेक्शन 39। और जो एनुअल रिटर्न होता है, जो एनुअल रिटर्न होता है वो फाइल होना चाहिए अंडर सेक्शन 39, तभी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं जब हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, जब हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन। नाउ ITC in the case of good receive in the lot और इंस्टॉलमेंट, जब हम कभी भी लॉट्स या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर इंस्टॉलमेंट में हम कोई भी गुड्स रिसीव करते हैं, कोई भी गुड्स रिसीव करते हैं तो हम कब ITC अवेल करेंगे इसकी बात करते हैं। प्रोवाइड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट द इनवॉइस आर रिसीव इन द लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, क्या क्या छोटे टुकड़ों में या फिर इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन द रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट या फिर इंस्टॉलमेंट। अब जब छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में कोई भी गुड्स हमारे पास आ रहा है, कोई भी गुड्स हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो हम ITC जो अवेल करेंगे, जो ITC लेंगे हम वो लास्ट में लेंगे। हम कब वो लेंगे? और द लास्ट लॉट या फिर इंस्टॉलमेंट, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा होगा उस टाइम हम क्या करेंगे? टैक्स क्रेडिट लेंगे, शुरुआत में नहीं, लास्ट में। तो यहाँ पर हमारा क्या है? लास्ट में। पॉइंट याद रखने की चीज है, लास्ट में हम टैक्स क्रेडिट लेंगे। नाउ फेलियर टू टैक्स विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। अब फेलियर, जब कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है वो कितने टाइम के अंदर कर देना चाहिए। नाउ प्रोवाइड फॉर द डेट वेयर द रिसिपेंट fails to pay the supply of good or service or both other than the supply on which tax is payable or reverse charge basis, the amount toward the value of supply along with the tax payable thereon within a period of 180 day from the date of issue of invoice by the supply। इन्होंने बोला है कि जब जो रिसिपेंट है, जब उससे गुड्स प्रोवाइड हो जा रहा है या फिर इनवॉइस इशू हो जा रहा है इनवॉइस इशू होने के बाद ही उसे जीएसटी पे कर देना, सप्लायर को, तभी वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो जो टाइम दिया गया है रिसिपेंट को कि आप 180 दिन के अंदर सप्लायर को क्या करे? टैक्स पे कर दे, जितना इनवॉइस में लिखा हुआ है, या फिर जब इनवॉइस डेट ऑफ इनवॉइस इशू हुआ उसी दिन से 180 दिन के अंदर आप रिसिपेंट हो, इसलिए सप्लायर को आप टैक्स पे कर दो, तभी वो गवर्नमेंट को पे कर पाएगा। नाउ अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल बाय द रिसिपेंट shall be added to input tax liability, output tax liability along with the interest thereon. Such member as may be prescribed, interest will be paid 18% from the date of the availing of credit till the date when the amount added to input tax liability is paid. Now इन्होंने बोला है कि जो अमाउंट हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेगा रिसिपेंट द्वारा, इसका मतलब क्या है? रिसिपेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएंगे। जब रिसिपेंट अवेल करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसे लेट हो जाता है पे करने में, तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 80% का। कितना? 18% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ना अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन, ये याद रखने की चीज है कि एक्सेप्शन आ सकता है। द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विदिन 180 डे डज नॉट फॉलोइंग सिचुएशन। और जब मैंने पढ़ा कि रिसिपेंट जो है 180 डे के अंदर, जो रिसिपेंट है वो किसको? सप्लायर को टैक्स पे कर देना चाहिए 180 डे में। और कौन सी ऐसी चीजें जहां पे 180 डे के अंदर नहीं पे करना पड़ेगा? अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब हम आता है तब हमें 180 का टाइम नहीं दिया गया। दूसरा, डिम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी सप्लाई करी जा रही है विदाउट कंसिडरेशन, उसमें भी हमें 180 डे नहीं देखना है। और addition made to value of the supply on the account of supplier liability in relation to such supply being incurred by the recipient of the supply। कोई भी सप्लायर जो लाइबिलिटी है सप्लायर की, उस पे सप्लाई करी जा रही है, उसे भी 180 डे की टाइम नहीं दी गई है। वो उससे ज्यादा टाइम ले सकता है या फिर उससे कम टाइम ले सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सेप्शन दे रखा है इन तीनों केस में। सो बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन इनपुट टैक्स कंपोनेंट ITC नॉट अलाउड।
जब भी हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं किसी भी कैपिटल गुड्स पे, तो उसे आईटीसी नहीं मिलता, उसे आईटीसी नहीं मिलता अंडर द जीएसटी एक्ट, अंडर द सीजीएसटी एक्ट। दूसरा, ड्यू डेट टू क्लेम आईटीसी। अब हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, हमारे पास टाइम होगा कि हम कब आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तो हमारे पास टाइम होगा कि इतने दिन के अंदर आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो उन्होंने दिया, a registered person shall not be entitled to tax input tax credit in respect of any invoice or debit not for the supply of good or service or both after the due date of the furnishing the return under section 39 for the month of September। इन्होंने बोला कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अवेल नहीं कर सकता इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर वो दिसंबर का जो रिटर्न एनुअल रिटर्न है उसने फाइल कर दी है, उसने फाइल सितंबर का जो एनुअल रिटर्न है उसने जो फाइल कर दी, उसके बाद वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता उसी ईयर में। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, या फिर रिलेवेंट जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल कर दिए उसके बाद भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, उससे पहले लेना होगा उसके बाद नहीं ले सकता, फाइल करने के बाद नहीं ले सकता, विच एवर इज अर्लियर। दूसरा, provide that, यहाँ पे एक प्रोविजन दे रखा है, that registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September 2000 till the date of the furnishing of return under the said section for the month of the March 2000। जो नोटिफिकेशन है वो मार्च के लिए दिया हुआ, मार्च 2019 के लिए दिया हुआ। इसका मतलब अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अपनी ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जब वो 39 के अंदर जो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है उसके बाद भी ले सकता है, तो वो जो ले सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो मार्च 2019 तक की पहले ही लेना पड़ेगा, उसे पहले ही लेना पड़ेगा, ये प्रोविजन दिया हुआ है ना। एक्सेप्शन की बात करते हैं, the time limit under section 16 subsection 4 does not apply to claim for the revealing of the credit that has been reversed earlier। Every registered person is eligible to take credit of the CGST charged to him for his inward supply of good or service if he uses such supply in the course of furtherance of business। Now, such credit is called input tax credit, seem to be credit to his electronic credit ledger, and payment of tax and the filing of return is also needed to claim to ITC। Now, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है, सिंपल सी बात बता रखी है कि एलिजिबिलिटी जिसको एलिजिबल है, सिंपल क्या होना चाहिए, वो पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, फिर डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इसके पास वो रिसीव्ड गुड या सर्विस दोनों में से कोई करना चाहिए, और सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड टैक्स चार्ज इन द रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू द गवर्नमेंट, और जो सप्लायर है वो एक्चुअली में पे करा होना चाहिए गवर्नमेंट को अमाउंट। जब सप्लायर ही पे नहीं करेगा, जो इनपुट जिसे हमने इनपुट खरीदा वो गवर्नमेंट को पे ही नहीं करेगा, तो हमें फिर पे करना, हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। इसलिए जो सप्लायर है, जो इनपुट सप्लाई करता है, उसे जरूर ही टैक्स पे करा होना चाहिए गवर्नमेंट को, और वो एनुअल रिटर्न जरूर फाइल करा होना चाहिए सेक्शन 39 के अंदर, तभी उसे एलिजिबिलिटी है कि वो आईटीसी अवेल कर सकता, ऑब्टेन कर सकता है आईटीसी। सो ये हमने पढ़ ली सेक्शन 60। सो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।